देखिए अभी यूनिट थर्ड है आपका परमाणु तथा नाभिक। यहाँ से देखिए थोड़ा सा, देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए, सबसे पहले अगर परमाणु, दो चैप्टर से बना है ये, परमाणु तथा नाभिक। सबसे पहले हम परमाणु के बारे में जानें, थोड़ा बहुत ये क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो परमाणु के बारे में जानने के लिए सबसे पहला सिद्धांत जो आएगा किसका आएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहला सिद्धांत जो आता है डाल्टन का आता है। किसका आता है? डाल्टन का। डाल्टन ने बताया परमाणु अविभाज्य, मतलब परमाणु को हम ना तोड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। कुछ सालों तक तो इनका सिद्धांत चला, इसके कुछ दिनों के बाद इनका सिद्धांत फ्लॉप हो गया। ठीक, फिर इसके बाद सिद्धांत जो आता है किसका आएगा? थॉमसन का आएगा। किसका आएगा? जे थॉमसन का। थॉमसन भी बहुत कुछ नहीं बता पाए। इन्होंने बताया कि जैसे कोई तरबूज होता है, ठीक है ना, तो इसने बताया तरबूज में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से बीज धसे होते हैं। देखा होगा आपने तरबूज में ब्लैक ब्लैक कलर के जो बीज होते हैं, वैसे ही इन्होंने बताया वो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए तरबूज है ये, तो इस तरीके का, ये जो ब्लैक ब्लैक है इसको बोल दिया इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड कलर का होता है ये बोल दिया हमारा पूरा प्रोटॉन है। ये बता दिया जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, ये बताया खाली। तो इनका भी सिद्धांत फ्लॉप हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं बता पाए सीक्वेंस वे से कहाँ इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ प्रोटॉन होगा। ठीक, तो इसके बाद जो मॉडल आएगा किसका आएगा? रदरफोर्ड का मॉडल आएगा। ठीक है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी लिया, उस पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। ठीक है ना। अल्फा कणों की क्योंकि भेदन क्षमता ज्यादा होती है इसलिए अल्फा कणों का यूज किया था। ठीक है ना। देखिए तो अल्फा कणों की जब बमबारी की तो उस पर बहुत कुछ निष्कर्ष निकाले। हम आपको निष्कर्ष खाली निकाले, उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला देखिए। उन्होंने देखा, मान लीजिए ऐसा इस तरीके का कोई सोने की पतली पन्नी थी, ठीक ना। उन्होंने जो अल्फा कण डाले था तो देखा कि बहुत से अल्फा कण सीधे निकल गए। क्या निकल गए? बहुत से अल्फा कण सीधे निकल गए। ठीक ना, इस तरीके का या सीधा निकल गया। ये भी अल्फा कण एक सीधा निकल गया। ठीक, कुछ अल्फा कण क्या हुआ, थोड़े से विचलित हो गए, ऐसे इस तरीके का थोड़ा सा क्या हो गए, विचलित हो गए। ठीक, और कुछ अल्फा कण जब डाले इन्होंने तो कुछ सीधे चले आए। समझ की बात की नहीं आपको? देखिए तो इन्होंने इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष क्या निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होगा, खोखला होगा। आपको इसे लिखना है पूरा, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होगा, अधिकांश भाग क्या होगा, खोखला होगा। ठीक ना, क्योंकि भाई खोखला का मतलब है खोखली चीज होगी तभी उसको आर पार कोई चीज कर पाएगी। इसलिए उन्होंने बताया परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। और इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इस पे अल्फा कण होता है, अल्फा कण पे कैसा चार्ज होता है, प्लस का, तो अल्फा कण कहीं ना कहीं ये वापस आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में कोई ठोस पार्ट है, और वो कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि तभी प्लस को क्या करेगा, दूर फेंकेगा। अगर ये माइनस होता तो क्या करता है, इसको खींच लेता। तो इन्होंने दूसरे पार्ट में निकाला कि इसका जो परमाणु का जो धनावेश होता है वो सूक्ष्म गोले में होता है। क्या बताया, जो धनावेश जो होता है किसका, परमाणु का धनावेश जो होता है वो कहाँ है, सूक्ष्म सूक्ष्म भाग में निहित होता है, सूक्ष्म भाग में निहित होता है। ठीक, इसका नाम इन्होंने क्या दिया, इसका नाम नाभिक दिया। ठीक है। ठीक, और तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि देखिए जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, मतलब जितना ही प्लस पॉइंट होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। और साथ साथ इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक, तो मेरी बात क्या बताया, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कक्षाओं में क्या रहता है, चक्कर लगाता रहता है, और धनावेश इस सूक्ष्म गोले में होता है। 3 पॉइंट बताया। ठीक ना। देखिए लेकिन इनकी कुछ कमी थी। क्या कमी थी, ध्यान से देखिए। देखिए कमी क्या थी, इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए कोई ये इस तरीके से नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, चक्कर लगाता रहे। अरे भाई मानिए इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे है माइनस और इस पर है प्लस, तो इसके बीच क्या लगेगा, इसके बीच लगेगा कौन सा बल, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल से क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, प्लस माइनस है, ये इसे चक्कर लगाते 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 धीरे धीरे क्या होगा, कभी ना कभी ये नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है ना। तो नाभिक में गिरेगा, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं होगी। किसके, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं होगा। और नंबर 2 क्या होगा, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो ये नहीं बता पाए कहाँ इसकी ऊर्जा लॉस हो रही है, तो किसकी नहीं व्याख्या पर कर पाए, रेखीय स्पेक्ट्रम की। ठीक ना, 2 इनकी कमियां थी। ठीक, देखिए भी आपको हमने पढ़ाया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कमियां थी। एक था परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या न कर पाना। इसका मतलब क्या है कि जो मतलब जैसे मान लीजिए प्लस था, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा आवेश होता है, माइनस। अब ये चक्कर लगाएगा तो आप बताइए प्लस माइनस है तो इसकी ऊर्जा लॉस होगी ना, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते एक बार क्या हो जाएगा, थक जाएगा और ये इसमें गिर जाएगा। तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाई। और रेखीय स्पेक्ट्रम की, मतलब ये ऊर्जा लॉस हो रही है तो कहाँ लॉस हो रही है। ठीक ना, 2 इनकी कमियां थी। तो इन कमियों को बोहर ने दूर किया। कैसे,
प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का यूज करके बोहर ने एक परमाणु मॉडल दिया। उन्होंने क्या बताया, ध्यान सुनिए। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने पहले केस में ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग NH/2 के पूर्ण गुणज होगा। क्या बताया इन्होंने, जो कोणीय संवेग जो होगा, कोणीय संवेग वो किसके बराबर होगा, NH/2 को। इसको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक है, इसके चारों तरफ कक्षाएं हैं, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, इस तरीके से कक्षाएं है ना। देखिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन वही चक्कर लगाएगा, क्योंकि कक्षा नंबर 1 है तो n का मान 1 रखिए, तो H/2 हुआ। तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसका कोणीय संवेग H/2 के बराबर होगा। दूसरी कक्षा में जो चक्कर लगाएगा कितना होगा, H/2 ठीक। तो इन्होंने बताया जितना कोणीय संवेग होगा उसी लेवल का इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करेगा, ठीक। दूसरे पॉइंट में इन्होंने देखिए क्या बताया, इन्होंने बताया पहली बात इलेक्ट्रॉनों का वितरण बता दिया। क्या बताया, 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा, ठीक है ना। समझ, n का मान 1 रखेंगे, पहली कक्षा में कितना हो जाएगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 रखेंगे तो 4 दूना 8। चलिए तीसरे पॉइंट में इन्होंने देखो क्या बताया, इन्होंने बताया जैसे मान लीजिए इसका ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ देगा और उच्च कक्षा में चला जाएगा, और उच्च कक्षा में जाने के बाद यहाँ 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरेगा, फिर पुनः कक्षा अपनी उसी कक्षा में लौटेगा और लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। फिर से सुनिए, इन्होंने बताया जैसे यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर से ऊर्जा दे दी, ये लिखना है आपको, ठीक है ना। हमने इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के उच्च कक्षा में चला जाएगा और यहाँ 10⁻⁸ सेकंड तक, कितनी देर, 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर कर पुनः अपनी कक्षा में लौटेगा और लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, दोनों कक्षाओं के अंतर के बराबर, E1 E2 बराबर h न्यू, इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ठीक। पहले पॉइंट में क्या बताया, कोणीय संवेग जो होगा NH/2 के बराबर होगा। दूसरे केस में 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताया। तीसरे में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा देंगे तो अपनी कक्षा छोड़ देगा, उच्च कक्षा में चला जाएगा और उच्च कक्षा में 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर कर पुनः अपनी कक्षा में लौटेगा और लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। यहीं से बनेगा आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं तो इनके मॉडल की भी एक कमी थी। क्या कमी थी, इनका जो मॉडल था सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी ट्रू था, मतलब इनका भी मॉडल जो था एक इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रू था। और डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो आगे क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी इतना सीखिए कि बोहर का परमाणु मॉडल अभी परफेक्ट है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही परफेक्ट है, ठीक। तो इसमें अभी हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, हम लोग लाइनें खींचते हैं, ठीक ना। तो इसको देखिए पहले, इतना पहले